है दुनिया खत्म होने वाली है। क्या आपने ऐसा पहले कभी सुना था? अगर सुना था तो अच्छी बात है, नहीं सुना था तो हमारे जैसे उन लोगों से मिलिए जिन्होंने 2012 में उस दिन को 2012 में हर क्षण को हर पल को ऐसे काटा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको याद हो तो हमारी जैसे जो उम्रदराज लोग हैं उनसे जाकर मिलिएगा और पूछिएगा कि यार 2012 कैसा हुआ करता था। हम जब पढ़ा करते थे उस दौर में यह कहा जाता था कि दुनिया खत्म होने वाली है 2012 में। फिल्में बन गई थी, यह कोई हॉलीवुड की फिल्म का सीन है 2012 का कि दुनिया खत्म हो जाएगी 2012 में। लेकिन बाद में नासा वगैरह सब निकल कर आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये केवल एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया कुछ खत्म नहीं होने वाली है। नासा ने खुद ने क्लियर किया जनवरी 2012 में, ताकि लोग डरे नहीं कि दुनिया खत्म नहीं हो रही है 2012 में। अदरवाइज 2012 का मतलब यह माना जाता था एकदम प्रलय आएगी, समुद्र हिल जाएगा, धरती डूब जाएगी, अंतरिक्ष से धरती मिल जाएगी और घबराहट का माहौल होगा। सब लोग कई तो इस तरह की मीमबाजी किया करते थे, अब जी के क्या करना है, 2012 तो आखिरी दिन। कोई बच्चा कहता कि आप ये बताओ कि 12वीं में क्या करोगे, आप 10वीं में हो अभी। बोले सुन भाई 2012 में धरती खत्म हो जाएगी, जीने दे अभी। हम उस समय पढ़ाई करते थे, उस समय यार देखो नौकरी वोकरी मत पूछो, अभी फिलहाल बढ़िया से चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो भी व्यक्ति 2012 में था ना, चाहे वो नौकरी कर रहा था, चाहे वो पढ़ाई कर रहा था, चाहे वो वैवाहिक जीवन में था, सब आदमी 2012 को लेकर चिंतित भी थे और बड़े हैरान भी थे। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। एक बहुत ही बेचैनी, कयामत की साल की कल्पना थी। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने ऐसा समय जिया था। लेकिन यह तो कैसी भी कहानी रही हो, लेकिन फिलहाल जिसका जिक्र आज मैं आपसे कर रहा हूं, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। वैज्ञानिकों के द्वारा यह कहा गया है कि आप एक ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। फिल्मों में आपने बहुत बार टाइम बॉम्ब को टिक 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 करते हुए देखा होगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप फिल्म में हैं, फिल्म में दिखाया गया है कि इतने मिनट बाद यह बॉम्ब फट जाएगा और पूरी फिल्म बस उसी मिनट के इंतजार में मतलब बन रही होती है कि भाई इसको बचाने के लिए हीरो ने क्या किया, एंटी बॉम्ब स्क्वाड आकर पहुंचा या नहीं पहुंचा, किस तरह की प्रिपरेशंस रही, लोग किस तरह से तैनात हुए, लोगों ने क्या क्या एक्शन किया, और अंत में धड़कनें बढ़ रही होती हैं कि बस अब फटने वाला है, अब फटने वाला है, टिक 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 टिक, बॉम्ब फटने वाला हो और बॉम्ब ऐसा फटे कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। ऐसी हालत, अगर सोचिए एक ऐसे बॉम्ब की कल्पना की जाए, एक ऐसी घटना का जिक्र किया जाए जो कि फटने ही वाली है और आपको यह पता चले कि वो टाइम बॉम्ब टिक 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 करते हुए मात्र 90 सेकंड बचा है। यानी कि वो आखिरी पल जिस समय ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, वो सारी घटनाएं जो कि अपने आप में किसी टाइम बॉम्ब के फटने जैसी हो, पूरी दुनिया इस समय एक ऐसे मुहाने पर पहुंच चुकी है कि अगर हमने अभी भी कंट्रोल नहीं किया तो हम बहुत ही भीषण आपदा के शिकार हो जाएंगे। संभवतया वर्ल्ड वार और वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से भी बड़ी घटनाओं के शिकार हो जाएंगे। साथियों, ये जो आज आप खबर देख रहे हैं कि 90 सेकंड के लिए रुकी है डूम्सडे क्लॉक। अब ये डूम्सडे क्लॉक क्या होती है, हल्का सा ब्रीफ में अभी जान लीजिए, फिर डिटेल कहानी सुनाऊंगा इसकी पूरी। फिलहाल के लिए यह जान लीजिए कि दुनिया के वो वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, जिस परमाणु बम ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग 4.5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 4.5 करोड़, ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 1.5 से 2 करोड़ लोग मारे गए। ना जाने कितने लोग मारे गए, काउंटिंग केवल नंबर्स में होती है, पता ही नहीं चलता कौन मरा, सब नंबर में था। सोचिए अगर ऐसी कल्पना के लिए आपको कह दिया जाए कि हम एक ऐसी ही घटना के मुहाने पर हैं और वो बिल्कुल किनारे पर आ गई है। 1939 से 45 के बीच जो चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद अब दुनिया प्रलय की ओर जहां पहुंच रही है, हम अपनी हरकतों से वहां तक पहुंच चुके हैं जहां पर उससे भी भीषण घटना हो सकती है। आज का जिक्र उसी घटना पर है। तो आज के जिक्र को जिन लोगों ने बताया है उनका ओपेनहाइमर से क्या कनेक्शन है, न्यूक्लियर बॉम्ब के निर्माता से क्या कनेक्शन है, आज के सेशन में बताएंगे। नंबर 1 बात, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री हल्की सी ब्रीफ करेंगे सो दैट आप कनेक्ट कर पाएं कि तीसरा युद्ध कितना घातक हो सकता है, और उसे लेकर उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने कभी न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए सरकारों को चेतावनी दी थी, आज वो क्या चेतावनी दे रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के सेशन की प्रस्तुति। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी के पीछे सुनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं आपको ब्रीफ में इतनी सी जानकारी दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ क्यों था, तो जानकारी मिलती है कि सर्बिया नामक एक देश में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। तात्कालिक कारण जिन्हें कहा जाता है कि हां भाई क्या हुआ जिससे युद्ध भड़क गया। जैसे हमास का गाजा पट्टी के साथ या फिर गाजा पट्टी का इजराइल के साथ जो युद्ध हुआ, इसमें था क्या, हमास के लड़ाके आए, बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल के अंदर धुआंधार गोली चला दिए। यह तात्कालिक कारण था, लेकिन क्या एक ही दिन में यह सब हुआ? नहीं, बैकग्राउंड बहुत दिन से तैयार हो रहा था। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ था, तो जानकारी निकल के आती है कि सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की
हत्या कर दी गई थी। उससे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलकर के सर्बिया पर चढ़ाई कर दिया। सर्बिया को सहायता चाहिए थी, सर्बिया जाकर रूस से सहायता मांग लिया कि सर जी मेरे ऊपर लड़ाई हो गई है, मेरी मदद करिए। तो ऐसी स्थिति में सर्बिया की सहायता करने के लिए रूस चला आया। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया हंगरी वालों ने कहा कि हमारे राजकुमार की हत्या हुई है, कोई तो हमारे साथ भी आओ। तो ऐसे करते करते लोग गुटों में बंटने लग गए। गुट बंटते बंटते क्या हुआ कि फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका युद्ध में शामिल होते चले गए और पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई। एक भाग था जिसमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे, जिन्हें कि आप लोगों ने मित्र राष्ट्र कहा था, और दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र, जिनके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और इटली जैसे देश थे। दुनिया खेमे में बढ़ती चली गई और कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने शुरू हो गए। युद्ध चलते रहे, भारतीय सेना ने भी पार्टिसिपेट किया। चूंकि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो हम ब्रिटिशर्स की तरफ से ही युद्ध लड़ने के लिए गए हुए थे। इसी बीच में जर्मनी ने मित्र देशों की जलसेना से निपटने के लिए पनडुब्बी भी बना ली थी, सबमरीन भी बना ली थी, और जहां जहां सैनिक जहाजों की टुकड़ी को देखती उन्हें वही पानी में डुबो दिया करती थी। 1917 तक तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 1917 के अंदर अमेरिका से, यूरोप से अमेरिका पानी के जहाज से लगभग 1000 यात्रियों को ले जा रहे एक जहाज को जब जर्मनी की सबमरीन ने पानी में ही डुबो दिया, उसी दिन अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। यह 1917 की कटिंग है, जब यूएस ऑफिशियली एट वॉर आया। आपके दिमाग में यह जानकारी आएगी कि सर हमको यह सब बातें क्यों बता रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि वर्ल्ड वॉर अचानक नहीं होता है। हो सकता है आज से 2 साल बाद आपको यह पता चले कि हम जिस कालखंड में जी रहे थे वो वर्ल्ड वॉर का ही कालखंड था और उसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा गया। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 भी जब हुआ वो 5 साल चला था, 1914 से शुरू होकर 18 तक गया था। वर्ल्ड वॉर 2 भी 1939 से शुरू होकर के 45 तक गया था, 6 साल तक चला था। उसमें बहुत सारे मोर्चे, बहुत सारे फ्रेजेस में लड़ाइयां हो रही थी। आज के दौर में भी अगर हम बात करें, चाहे रशिया यूक्रेन उठाकर देख लीजिए, इजराइल हमास उठाकर देख लीजिए, चीन ताइवान उठाकर देख लीजिए, वर्तमान में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे ईरान के साथ अमेरिका का तनाव देख लीजिए, भारत पाकिस्तान देख लीजिए, कई मोर्चों पर, जिनमें से 2 मोर्चे तो हाल ही में एक्टिव भी हैं। रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, गाजा इजराइल चल ही रहा है, और ऐसे समय पर दुनिया मेजरली खेमों में बटी हुई है। खेमे में बटी हुई दुनिया, अगर ताइवान और चाइना होता है तो ताइवान के पक्ष में अमेरिका आएगा, मतलब इस प्रकार से दुनिया ऑलरेडी ब्लॉक्स में बटी हुई है। और अगर ऐसा है तो संभव है आने वाले समय में आप इस कालखंड को, जिस दिन ये उस स्थिति तक पहुंच जाए कि अब इसको लौटना मुश्किल है, दुनिया पूरी तरह से यूनाइट होकर लड़ना शुरू कर दी है। अभी इनडायरेक्टली यूक्रेन के साथ में नाटो फोर्सेस हैं, लेकिन विचार करिए कि नाटो फोर्सेस खुद आकर कहती हैं कि अब हम फ्रंट पर लड़ेंगे, फ्रंट पर लड़ेंगे। उसी दिन से वर्ल्ड वॉर एंट्री हो गया, यानी कि वर्ल्ड वॉर किसी भी मुहाने पर आप खड़े हो सकते हैं, है ना। तो यह वर्ल्ड वॉर 1 से आपको याद दिलाया जा रहा है कि 1914 से युद्ध शुरू हुआ था, 1917 में जाके अमेरिका साथ में आया कि मैं युद्ध में आ गया हूं भाई, क्योंकि मेरा जहाज डुबो दिया है। विचार करिए, आज रशिया यूक्रेन जब चल रहा है, अमेरिका पीछे से वेपन पकड़ा पकड़ा करके जेलेंस्की को हीरो बनाए हुए है कि तुम ही लड़ो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन विचार करो, रशिया एक दिन गुस्सा में आए और आकर के अमेरिका के ही किसी जहाज को पलट दे या किसी भी ऐसी जगह ठिकाने पर हमला कर दे, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा कि भाई अब तो हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए। डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए, उस दिन कुछ और ही नजारे होने को लग गए। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि युद्ध, वर्ल्ड वॉर जिस दिन अपन पढ़ते हैं इतिहास में कि इस दिन शुरू हुआ था, उस दिन नहीं होता है। जिस दिन बड़े लोग शामिल होते हैं उस दिन होता है। अभी अमेरिका नहीं इन्वॉल्व हुआ है युद्ध के अंदर, रूस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाइना भी डायरेक्टली अभी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जिस दिन अमेरिका, चाइना दुनिया की जो फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट पावर है, ये युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए, उस दिन समझ जाइएगा आप डूम्स डे के बिल्कुल नजदीक हैं। 11 नवंबर 1918 को तो जर्मनी ने सरेंडर करके युद्ध को समाप्त कर दिया, यानी 1 साल के भीतर अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही पूरी तरह से इन्होंने युद्ध से किनारा कर लिया कि लीजिए साहब हम खत्म हो गए, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद में शांति समझौते होने लगे और युद्ध जब खत्म हुआ तो वर्साई नामक स्थान पर वर्साई की ट्रीटी की गई, जिसे ट्रीटी ऑफ पीस कहा जाता है या वर्साई की संधि कहा जाता है। यह संधि असल मायने में वर्साई के महल में 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित हुई थी और 10 जनवरी 1920 को लागू हुई थी। जर्मनी को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा था, जिसमें कि जर्मनी पर दूसरे देशों का कब्जा करने पर पाबंदी लगा दी गई, जर्मनी की सेना का आकार घटा दिया गया और कहा गया कि वॉर इम्यूनिटी, यानी कि जितना तुमने हमारे ऊपर नुकसान किया है वो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, ऐसा कहकर क्षतिपूर्ति करने का भी जर्मनी को आदेश दे दिया और कहा कि तुम्हारे जितने भी कॉलोनी तुमने बनाई हुई हैं वो सब औरों में बट जाएंगी। इस प्रकार से जर्मनी को छत विच्छत करके फ्रांस, इटली, बेल्जियम इन सब ने बांट लिया और यह भी जर्मनी को कहा कि तुम्हारे यहां का जो कोयला है वो तुम्हें फ्रांस, इटली, बेल्जियम जैसी जगह पर एक तय मात्रा में भेजना पड़ेगा। कहते हैं कि वर्ल्ड
वॉर वन के अंत में जो तय हुई यह वर्साई की संधि थी, इसी संधि से वर्ल्ड वॉर टू की नींव डल चुकी थी। यानी कि जर्मनी ने हार मानी, हार के अंदर जो बेइज्जती हुई, इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अगले 20 साल में हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर कर दिया था। यह वर्साई की संधि के कुछ दृश्य हैं जहां पर जर्मनी को बेइज्जत किया गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू ही बेइज्जती का बड़ा कारण बना था। वर्ल्ड वॉर टू ही इस बेइज्जती से प्रेरित हुआ युद्ध का बड़ा कारण बना था। साथियों, कहा जाता है कि 28 जुलाई से लेकर के 11 नवंबर 18 तक चला दूसरा विश्व युद्ध, मतलब प्रथम विश्व युद्ध ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव लेकर आया था, क्योंकि इटली में बेनिटो मुसेलिनी और 1933 में हिटलर के अंदर तानाशाही जब सरकारें बनी, तो इन सरकारों ने असल में अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही देश को उकसाया था। उकसाते उकसाते जर्मनी इतना जल्दी रिवाइव किया, क्योंकि जर्मन्स में खुद को लेकर के यह भाव था कि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनके यहां जो नस्ल सबसे खराब थी उसमें उन्होंने यहूदियों का नाम बताया और नाजियों ने यहूदियों का कत्लेआम मचाया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी नस्लीय हिंसा को इतना तेजी से आगे चढ़ाया कि दुनिया में जहां भी अपने खिलाफ लोग देखे उस पर हमला करना शुरू कर दिया। 1931 में जर्मनी ने सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया और उस पर कामयाब हुआ। जर्मनी ने उसी नियत से पोलैंड पर भी हमला किया, जिसके फलस्वरूप दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यानी कि जर्मनी, जिसे मना किया गया था कि तुम ना तो सेना रखोगे ना किसी पर हमला करोगे, वो जब हमला करने निकला तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। यही बिल्कुल उसी तरह से जैसे रूस का यूक्रेन के साथ में संघर्ष शुरू हुआ। रूस ने क्रीमिया पर पहले कब्जा किया, लोगों ने कुछ नहीं बोला। रूस ने फिर यूक्रेन पर हमला कर दिया। संभव है इस समय दुनिया के कुछ देश यूक्रेन के साथ आ जाते और युद्ध को तीसरा विश्व युद्ध कह देते, ठीक है ना। इस प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इटली, जर्मनी और जापान एक तरफ, जिन्हें एक्सिस राष्ट्र कहा गया, और यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एक तरफ, यूएसएसआर भी उनके साथ हो लिया। इस प्रकार से युद्ध फिर चलने लगा। जर्मनी कई मोड़ पर जीतने लगा, कई जगह फ्रांस को, ब्रिटेन को, सब जगह पीछे पछाड़ते हुए अंत में उसने अपनी तोप यूएसएसआर की तरफ मोड़ दी और उसे भी भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका इसमें भी शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका बड़ा ही मौका परस्त हमेशा रहा है। अमेरिका युद्ध में तब शामिल हुआ जब जापान ने हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नेवी के बेड़े को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, और ऐसी स्थिति में 1941 के अंदर जब जापान ने ताबड़तोड़ बमबारी करते हुए अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के 8 जंगी जहाज चंद घंटों में तबाह हो गए। यह अमेरिका पर इतिहास में पहला हमला था। बस इसी की बदला लेने के लिए, ये वो पर्ल हार्बर पर हुए हमले की तस्वीरें हैं, इसी का बदला लेने के लिए, मतलब ये जापानीज ने जब हमला किया, इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ठान लिया कि नहीं, अब इसका बदला लिया जाएगा। इसका बदला लेने के लिए क्या किया गया था, बस अब वही आपको जानना है। यहीं से आज के डूम्सडे की शुरुआत होती है। यही सबसे खतरनाक वो पल है। असल में ब्रिटेन ने उत्तरी अफ्रीका के अंदर स्टेलिनग्राड पर पलटवार करते हुए जर्मनी को भारी नुकसान पहुंचाया था। सब फ्रंट्स पर लड़ाई चल रही थी। हिटलर हार मान चुका था, हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, जर्मनी आत्मसमर्पण की तरफ था। वहीं दूसरी ओर जापान पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन सुबह सुबह करीब 8 बजे हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया। हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा, उससे 29 किलोमीटर तक काली बारिश हुई। यानी कि ये जो गुबार उठा, इस गुबार से परमाणु बम के छोटे छोटे टुकड़े 29 किलोमीटर तक आकर के गिरे। ठीक इसी प्रकार से अगले और दिनों में 6 दिन बाद ही जापान के ऊपर फिर से इन्होंने एक और बम गिरा दिया, और वह बम 9 अगस्त को 3 दिन बाद ही गिराया, और अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिरा दिया। लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के ये 2 बम जब गिराए गए, तो इन्होंने जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया कि ये सरेंडर कर रहे हैं। साथियों, लगभग 1 लाख जापानी मारे गए हिरोशिमा नागासाकी पर। वह काला दिन जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दुनिया में किसी ने भी यह वेपन आज तक नहीं देखा था। कौन सा? परमाणु बम। इसकी चर्चाएं होती थी कि एक ऐसा बम बनाया जा सकता है जो दुनिया को तबाह कर दे। 1939 से 1945 तक 6 साल तक चले इस युद्ध को अचानक विराम लग गया, जब दुनिया के सामने एक ऐसा वेपन आ गया जिससे कि सभी देश एकदम शौक में चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका के साथ था यूएसएसआर युद्ध के दौरान, लेकिन इस बॉम्ब के बाद में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन केवल इस बात पर हो गए कि यार तुम्हारे साथ थे हम, तुम हमें बताए नहीं कि तुम बम बना लिए हो यार। मतलब यूएसएसआर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। वहीं से ही शीत युद्ध शुरू हुआ। यूएसएसआर ने अमेरिका से कहा कि यार ऐसा बॉम्ब बनाए थे, बताते तो सही, तुमसे हम रोज पूछ रहे थे कुछ बनाए हो, कह ही नहीं रहे थे, अचानक फेंक करके तुम कहते हो कि हम ही हैं। यही थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके कालखंड में वैज्ञानिक थे ओपेनहाइमर, जो बना रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब। साथियों, इसी न्यूक्लियर बॉम्ब की कहानी ओपेनहाइमर नामक एक फिल्म में दिखाई गई है, और उस फिल्म के आने पर हमने आज से लगभग 5 महीने पहले आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही
यह पूरी की पूरी कहानी डिटेल में भी सुनाई है। आज की कहानी उसी ओपेनहाइमर से जुड़ी हुई है, क्योंकि ओपेनहाइमर ने जब परमाणु बम बनाया था तो सही मायने में वो अमेरिकी सरकार को देकर यह नहीं कहना चाहते थे कि सर जाइए और जापान पर फोड़ दीजिए। असल में वो ये कहना चाहते थे कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। बोले श्रीमान आप बम मत फोड़िए, आप केवल धमाका करके दिखा दीजिए, दुनिया को यह दिखा दीजिए कि हमारे पास ऐसा बम है, किसी भी ऐसे स्थान पर चला के दिखा दीजिए जिसके चलने के बाद दुनिया में यह भय बैठ जाए कि अगर यह किसी पर गिर गया तो हमारे हालात खराब हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने स्माइलिंग बुद्धा किया हो या फिर परम शक्ति हमने ऑपरेशन शक्ति किया हो, जब भी हमने न्यूक्लियर बम के परीक्षण किए हैं, हमने किसी दुनिया के देश को मिटाने के लिए नहीं किए, दुनिया को बस यह बताने के लिए किए हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, अर्थात अगर यह हमने आप पर चला दिया तो मिट जाओगे। दुनिया को यही बताने के लिए ओपेनहाइमर और उसके साथियों ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनसे कहा कि अगर सर आपने इस बम का उपयोग किसी पर कर दिया वो तबाह हो जाएगा, आप केवल इसे अपने पास किसी खाली स्थान पर, जैसे इंडिया में हमने अपने रेगिस्तान के अंदर चलाया था, बोले ऐसे आप कहीं चलाकर दिखा दीजिए, दुनिया को बस डराना ही तो है, मारना क्यों है। लेकिन ये रूजवेल्ट नहीं माना। इस व्यक्ति ने अमेरिका को उस तरफ से सिद्ध करने के लिए कि नहीं कोई मरता है तुम्हारे, अमेरिका हत्यारा कंट्री डिक्लेयर ही इस घटना के बाद हुआ था कि इन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार के सेंटिमेंट्स नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अंदर से इमोशनली डेड हैं, इन्हें केवल अपना वर्चस्व स्थापित करना है। वैज्ञानिक बनाने के बाद आपको लगता है हो सकता है कि इन लोगों ने केवल बातों में बाद में ऐसा कहा हो, नहीं, ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जब इन्होंने 70-70 पेज के लेटर्स लिख करके अमेरिकी मंत्रालय को भेजे हैं कि सर बम तो बना दिया, हमने दवा बना दी, इसका एंटीडोट नहीं है, इसका एंटीडोट नहीं है, ऐसी स्थिति में कृपया करके इसका दुरुपयोग मत कर दीजिएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। जब दुनिया तबाह हुई, हिरोशिमा नागासाकी में इतने लोग मारे गए, ऐसी स्थिति में इन्हीं वैज्ञानिकों ने जब कुछ हाथ से निकल गया, कहा कि अब दुनिया में हथियारों की होड़ शुरू होगी, और हथियारों की होड़ शुरू होगी और अगला ही दिन, अगली बार ऐसा फिर से होगा जब दुनिया ऐसे मुहाने पर होगी, जब दुनिया खात्मे के किनारे पर खड़ी होगी, एट वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो चलिए हम अपनी सहूलियत के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर दुनिया को बताने के लिए एक ऐसी घड़ी बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टमेटिक सिंबल बनाते हैं कि अगर इस घड़ी में समय निकट पहुंचते पहुंचते बिल्कुल मिडनाइट टच कर गया तो समझ जाना दुनिया में तीसरी प्रलय आ जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध, तो आज से तीसरा विश्व युद्ध मात्र 90 सेकंड बाद है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आपको बोलते हुए 21 मिनट हो चुका है, 90 सेकंड बाद कैसे है? इसका मतलब, इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि अब हम इतना नजदीक पहुंच चुके हैं तृतीय विश्व युद्ध के कि अगर एक भी घटना और घटी सेकंड्स के अंदर यह तीसरे विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। उम्मीद है आपको इस बात का कंटेक्स्ट समझ में आया हो। इट इज ए मेटाफर जिसके अंदर यह बात बताई गई है कि भविष्य में इतनी बड़ी संभावनाएं आ सकती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो शिकागो न्यूज के अंदर आप देख रहे हैं डूम्सडे क्लॉक, और ये डूम्सडे क्लॉक ही है जिसे मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, जिन वैज्ञानिकों ने ओपेनहाइमर जैसे के साथ में मिलकर के इसको बनाया था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय आइंस्टाइन को ओपेनहाइमर ने सूचित किया था कि मैंने ऐसा कुछ बना लिया है। आइंस्टाइन ने कहा कि इस बात को सूचित आगे करना चाहिए क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बना दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की एजेंसी ने अपने सारे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जब इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को, साइंटिस्ट को सब तरह से समझाने का प्रयास किया था कि दुनिया को हम इंटीमेट करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो आप एक बार के लिए इस डूम्सडे क्लॉक को समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, दुनिया में जब से यह बनकर आई है उससे लेकर अब तक, 1947 से लेकर अब तक, 2017 का यह डेटा है, उसके बाद के डेटा हम आगे दिखाएंगे। आप यहां पर एक बार देखने का प्रयास करिए। जब 1947 में यह क्लॉक बनकर आई थी तब यहां सिंबॉलिक रूप से बताया था कि हम लोग 12 बजने में, कहते हैं ना भाई इसके तो 12 बज गए, 12 बज गए मतलब खत्म हो गया इसका काम। ऐसी स्थिति में इस घड़ी में आज तक 12 दोबारा नहीं, जिस दिन खत्म होगी दुनिया, यानी कि जिस दिन हम इतना नजदीक हो जाएंगे मुहाने के कि अब वो समय आ गया कि अब बर्बाद होने वाले हो, वो स्थिति आने से पहले जब यह घड़ी पहली बार बनी थी डूम्सडे क्लॉक, उस समय इसे तीसरी आपदा से मात्र 7 मिनट दूर छोड़ा गया था। यह घटना बताती है कि यह दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना दुनिया में शांति होगी, यह दूरी जितना ज्यादा कम होती जाएगी उतना दुनिया में अशांति होती चली जाएगी। तो देखिए 1947 में, फिर जब 1949 में न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण सोवियत रूस ने किया तो यहां पर मात्र 3 मिनट की दूरी छोड़ी गई थी। 1953 के अंदर यूएस ने अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर दिया तो उस समय मात्र 2 मिनट की दूरी छोड़ी गई थी। 1969 के अंदर जब पूरी दुनिया ने युद्ध शांति की बात कर दी कि हम
न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं प्रसारित करेंगे, तब दुनिया के अंदर शांति स्थापित होते हुए 9 मिनट की शांति स्थापित करवा दी गई थी। ऐसे 1972 के अंदर जब यूएस और सोवियत ने आपस में ट्रीटी साइन की तो इसको और 12 मिनट तक बढ़ा दिया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा शांति की कल्पना 1991 में की, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, यानी कि शीत युद्ध का प्रभाव खत्म हो गया, यानी कि अमेरिका के प्रभाव में यूएसएसआर हार गया। कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब सबसे ज्यादा शांति की बात कही गई थी। आप इनसे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में कब कब स्थितियां बहुत ज्यादा नजदीक आ गई हैं और कब कब दूर हुई हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ 1998 में, फिर से यह 17 मिनट से निकल करके नजदीक चल करके आ गई। ऐसे ही फियर ऑफ न्यूक्लियर अटैक ऑफ टेररिस्ट बढ़ने लगा 2002 के अंदर, फिर यह घड़ी और नजदीक आ गई। फिलहाल के लिए 2023 में इसका आंकड़ा, 2024 में इसका आंकड़ा जारी किया गया। यह आंकड़ा हर साल जनवरी के अंतिम दिनों में जारी किया जाता है। अभी हाल ही में मंगलवार को इसका आंकड़ा जारी किया गया है और अब बताया है कि हम अंतिम समय के मात्र 90 सेकंड दूरी पर हैं, यानी कि हमारी घटनाएं इतना नजदीक आ चुकी है कि अब एक भी ट्रिगर करने वाली घटना हुई और हमारे यहां प्रलय हो जाएगी। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ जाए। यानी 1991 में सबसे ज्यादा दूर 17 मिनट तक गई थी यह वाली घड़ी, मिडनाइट क्लॉक से 17 मिनट दूर तक गई थी। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आ जाए। यानी यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, सबसे ज्यादा शांति दुनिया में तब मानी गई थी। जहां तक बात हो इसकी कि यह क्लॉक ने अपनी स्थापना को क्यों स्थापित किया, यानी क्यों इस क्लॉक को बनाया गया, मतलब ये बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे की कहानी क्या है अब उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हमने न्यूक्लियर वॉर की बात करी तो उसी समय पर वैज्ञानिकों में, जिसमें से लुईस रिचार्ड और अल्बर्ट आइंस्टीन शामिल थे, इन दोनों फिजिसिस्ट ने, प्रेसिडेंट हुआ करते थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1939 में अमेरिका के, उनको वार्न करते हुए कि हमने एक ऐसा बॉम्ब बनवा लिया है और उस बॉम्ब से बहुत ज्यादा तबाही आ सकती है, कृपया करके इस बॉम्ब का उपयोग पब्लिक प्लेस में ना करें। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने बकायदा बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स, जिनमें से जेम्स फ्रैंक थे और उनके साथी थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर, उनके साथ मिलकर के एक फ्रैंक रिपोर्ट साझा करी, जो कि एक सीक्रेट वॉर रिपोर्ट थी जो वैज्ञानिकों ने रूजवेल्ट को भेजी। यह है वो रिपोर्ट जिसको भेजा गया था, रेस्ट्रिक्टेड डेटा द न्यूक्लियर सेक्रेटरी ब्लॉग। यह जो रिपोर्ट भेजी गई रूजवेल्ट को और कहा गया कि सर अगर यह बॉम्ब चल गया तो त्रास दिया जाएगी, कृपया करके मत चलाइएगा। इस रिपोर्ट के अंदर ये कुछ इस प्रकार के पेजेस लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं मिस्टर जॉर्ज हैरिसन को लिखा गया ये रिपोर्ट था। ये रहे मिस्टर जॉर्ज हैरिसन का विकिपीडिया जानकारी। ये उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय एडवाइजर हुआ करते थे, वॉर एडवाइजर। इन्हें लिखा गया था डियर मिस्टर सेक्रेटरी। किन्होंने लिखा? वैज्ञानिकों ने लिखा कि आई हैव सबमिटेड टू ए मेमोरेंडम व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन शॉर्ट नोटिस बाय सर्टेन की मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक स्टाफ of metallurgical laboratory of University of Chicago. It deals with the long-term consequences of the use of new weapon with which we are concerned. I am submitting this at the request of laboratory for the attention of your interim advisory committee. The memorandum has not been considered by other members of the scientific panel. This will be done within a few days and report by the panel dealing with the matters in question will be submitted. If it in the meantime, however, because time of, मतलब कुल मिलाकर के अगर हम यहां पर सार इतनी सी बातों का निकाले तो वैज्ञानिकों ने अपने लेवल पर युद्ध के एडवाइजर को यह लेटर भेजा 17 पेज का कि सर आप लोगों ने अभी तक हमारी रिपोर्ट नहीं देखी है, बड़ी ही संवेदनशील जानकारी है, कृपया करके इसको अप्लाई करवाइए, समझ जाइए कि कुछ खतरनाक हो सकता है। इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस यहां भेजी कि इन्हें मानिए, अदरवाइज दुनिया में कुछ बुरा हो सकता है। नहीं माना गया, अमेरिका ने इसे नहीं माना, उनको तो उल्टा अच्छा लगा, एंटीडोट नहीं है तो बहुत ही अच्छा हो गया, जस्ट लाइक कोरोना कि अगर बन गया तो ठीक है, वैक्सीन नहीं है तो सब चल जाएगा। इस प्रकार से दुनिया के अंदर इस न्यूक्लियर बॉम्ब को ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ हिस्ट्री कंसीडर किया गया कि बना दिया लेकिन इसका इलाज नहीं बना पाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन वैज्ञानिकों ने जो इस पूरे की पूरे ऑपरेशन में साथ थे, इन्होंने कहा दुनिया को अब आगे से हमें सचेत करना होगा कि ऐसी खोज अगर और होती है तो वो कितना घातक होंगी। हम कम से कम दुनिया में कुछ और नहीं तो कुछ कंक्रीट करके दे जाएं। और इन्हीं लोगों ने मिलकर के फिर साथियों ये वाली क्लॉक बनाई और इस क्लॉक का नाम डूम्सडे क्लॉक रखा, यानी कि इस दिन ये क्लॉक बताएगी कि हम दुनिया में संकटों के कितना नजदीक हैं। यही है वो डूम्सडे क्लॉक और ये कहां रखी है? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर अमेरिका में रखी हुई है। इसी डूम्सडे क्लॉक के साथ वैज्ञानिक अपनी तस्वीरें दुनिया में आपदा के समय दिखाते रहे हैं। 2023 के बारे में इस क्लॉक को मात्र 90 सेकंड दूर रखा गया है। आप तस्वीरों से इसकी जानकारी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए यह क्लॉक अपने आप में यही बताती है कि दुनिया में 3 बड़े फैक्टर वर्तमान में उभर कर सामने आए हैं। उन 3 बड़े फैक्टर्स के अंदर कहा गया है, आप जरा इस वीडियो को देखिए किस तरह से अनाउंसमेंट होता है। उसमें कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बड़ा इशू बनकर निकला है जिसे लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका और रूस ने अपनी स्टार्ट
स्टार्ट ट्रीटी तोड़ दी है। दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन अमेरिका और रूस रखते हैं, इसके बावजूद ये नए न्यूक्लियर वेपन बनाने निकल पड़े हैं। दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट सिद्ध हो सकते हैं। और तीसरा, वर्तमान में बायोलॉजिकल वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो नई खोज हो रही हैं, वो दुनिया को और ज्यादा संकट के किनारे ले जा रही हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और साथ में न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस लगी है, इसके आधार पर कहा है कि दुनिया मात्र 90 सेकंड दूर है, बस एक ट्रिगर और हुआ और दुनिया प्रलय की ओर बढ़ जाएगी। साथ में इन्होंने चेतावनी दी है कि एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका हम कंसीडरेशन नहीं कर पा रहे हैं, अचानक संभव है कि कुछ बिगड़ जाए। और इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि हाल ही में जो रूस ने अपना जो वो तोड़ा है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी तोड़ी है, जिसके ऊपर मैंने सेशन ऑलरेडी अंकित इंस्पायर इंडिया पर किया हुआ है, जिसमें हमने बताया था कि इनके बीच की आखिरी संधि टूट गई है, दुनिया पर बढ़ा है परमाणु बम का हमले का खतरा। ये एक सेशन ऐसे ही नहीं था, इसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी तोड़ने पर जब हमने सेशन किया, इसे यहां पर कंसीडर किया गया है, इस डूम्सडे क्लॉक के अंदर इसे कंसीडर किया गया कि हां ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था। और पुतिन इसके बाद लगातार बेलारूस में भी न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए हैं और लगातार नए परीक्षण कर रहे हैं। चाइना भी लगातार अपने द्वारा न्यूक्लियर वेपन की संख्या बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो प्रलय का बड़ा कारण बनेगा वो बढ़ती हुई परमाणु संख्या होगी, परमाणु बमों की संख्या होगी। और इसका परिचय आपने तब देखा हो जब रूस ने हाल ही में यूक्रेन के वॉर में परमाणु बम की धमकी दी थी, परमाणु हमले की धमकी दी थी। बेलारूस में बम तैनात करने का बड़ा कारण यही था कि अगर रूस नहीं चलाता है तो बेलारूस से चलवा देगा, ताकि रूस डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर के नॉर्थ कोरिया की तरह, जैसे चाइना ने नॉर्थ कोरिया पाल रखा है, ऐसे रूस ने बेलारूस पाल रखा है और उस बैल बुद्धि से इनके ऊपर बम चलवा करके खुद को किनारे कर लेगा। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां जब क्रिएट हुई तो यह कहा गया कि कुछ